तो हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अपने एमसीक्यू जो है 60 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे तुम्हें देखने को। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए चलना है, आंसर बताते हुए चलूंगा, समझाते हुए चलूंगा, आपको बस आंसर करते हुए चलना है और अपने आप को स्कोर करते रहना कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है भाई? जो कि एग्रीकल्चर पे बेस है, जहां से रॉ मटेरियल हमें मिलता है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ? एग्रीकल्चर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी, चूज द करेक्ट गिवन बिलो। यानी कि हमें मैचिंग करनी, सीधी सी बात है। टैक्स लिव बाय द चर्च, ये टैक्स जो होता है, चर्च कौन सा टैक्स देते थे? देखो चर्च की स्पेलिंग क्या आता है? एच आता है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का बी। सेकंड, टैक्स लिव बाय द स्टेट, स्टेट कौन सा टैक्स देता था? सेकंड का हो जाएगा डी, टेल। उसके बाद फिर फॉल ऑफ द फोर्ट, बेस्टाइल। बेस्टाइल का फोर्ट कब मतलब कि गिराया गया था भाई? सीधी सी बात है, ये हुआ था हमारा 1789, क्योंकि तभी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तभी वो गिराया गया था। उसके बाद है फ्रेंच बिकेम रिपब्लिक, सॉरी फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। फ्रांस कब रिपब्लिक हुआ था? हुआ था 1792, क्योंकि 1789 में हमारा क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और 1792 में ये रिवोल्यूशन मतलब कि रिपब्लिक हो चुका था। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन कौन सा था भाई? फर्स्ट का क्या था हमारा? बी। तो भाई फर्स्ट का बी हमारा इसमें से कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन बी। फर्स्ट का बी, चलो ठीक है, इसमें भी है, डी वाले में है। उसके बाद फिर क्या है? सेकंड का हमारा क्या है? सेकंड का हमारा डी है। सेकंड का डी, चलो इसमें भी है और इसमें भी है। थर्ड का ए दिख रहा है इसमें, थर्ड का ए, चलो भाई थर्ड का ए जो हमें दिख रहा है सी वाले ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? आइडेंटिफाई द रिवर ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। भाई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें बस रिवर बतानी कौन सी रिवर है। 860 किलोमीटर है। और क्या है ओरिजिन जो है इसका, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। भाई छत्तीसगढ़ से कौन सी रिवर निकलती है? सभी लोग जानते हैं भाई, छत्तीसगढ़ से कौन सी रिवर निकलती है? महानदी होती है ये। ठीक है, ये झारखंड, ये कौन-कौन सा ड्रेनेज एरिया इसका क्या है? झारखंड और उड़ीसा है। तो इसका क्या आंसर होगा? महानदी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी भाई। ह्यूमन कैपिटल इज द सुपीरियर टू लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो है क्या सुपीरियर और फिजिकल कैपिटल से ज्यादा है? ह्यूमन कैपिटल जो है लैंड और फिजिकल कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, बिल्कुल है। ह्यूमन कैपिटल कैन बी फॉर्म इन्वेस्टिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। क्या ह्यूमन कैपिटल को हम और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं अगर उसमें एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज को अगर हम सपोर्ट करें तो उसमें? ठीक है, इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? तीसरा ऑप्शन सी वाला, कि ह्यूमन कैपिटल डज नॉट हैव एनी रोल इन द प्रोडक्शन। भाई ऐसे क्यों? ह्यूमन कैपिटल का रोल होता है प्रोडक्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला, क्योंकि इसमें कौन सी स्टेट क्या पूछी है? इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट पूछी है, तो इसका आंसर सी वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन में फिफ्थ में बोला है, रीड द थॉट्स ऑफ द महात्मा गांधी गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। यानी जो स्टेटमेंट दे रखी है, ये महात्मा गांधी के कुछ विचार हैं, उनको लेके है। शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम सर्डम, कहां गया, फ्रॉम ऑल द सेल्डोम एंड द पैटर्नेज। यानी कि मैं एक ऐसे संविधान के लिए प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा जो भारत को हर प्रकार से गुलामी और जो दूसरों पे डिपेंड है उससे मुक्त कर देगा। ठीक है, आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द poorest shall feel that is poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice। यानी कि एक ऐसा देश निर्माण करने की कोशिश करूंगा जहां पर कि जो गरीब भी है उसे ये महसूस हो कि उसके निर्माण में, इस देश के निर्माण में उसकी भी एक आवाज हो। ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण स्वभाव के साथ रहे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि गांधी के सपनों के भारत में क्या था? कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन क्या है? पुअर विल बी रिच, क्या गरीब अमीर बन जाएंगे? भाई ऐसा तो कोई कुछ उन्होंने बोला नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्या है? बी वाला। बी वाला क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि समाज के लोगों की प्रभावी आवाज होगी। हाँ भाई, ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई इफेक्टिव वॉइस होनी चाहिए भाई लोगों की। सी वाला क्या था? देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, कि अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी बात है, इनका आंसर जो चल रहा था, इसका आंसर था सी वाला, कि भाई जो गरीब है उनकी भी एक आवाज़, या फिर जो भी इनकी सोसाइटी है, जितने भी लोग हैं वहाँ के, उनकी भी अपनी एक आवाज़ होगी। सिक्स्थ है, द मेन एम ऑफ एचवाईवी सीड्स। मेन एम क्या था एचवाईवी सीड्स का? इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ ग्रेन पर प्लांट, एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड। देखो पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करना, ये उसका किसी भी चीज का एम नहीं होता। डिक्रीज इन द यील्ड, यानी कि क्या डिक्रीज कर दें? जो प्लांट्स हम उगा रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, क्या वो कम करना था? मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फर्टिलाइजर, ये भी बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका आंसर क्या पता चला भाई? फर्स्ट वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाले से हमें पता चल रहा है कि इसमें फसल और प्लांट की ज्यादा बढ़ोतरी हो। ठीक है, ये उसका मेन एम था। क्वेश्चन 7, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज देयर ट्रू अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? ठीक है, पहला हमारा क्या आता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सेज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन क्वालिटी, यानी कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिटी बेस्ड सोसाइटी चाहता है। बिल्कुल सही चाहता है भाई। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेस डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, यानी कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देता है। बिल्कुल सही चाहे। सी ऑप्शन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेस फ्रेटर्निटी अमंग इट्स सिटीजन, यानी कि बिल्कुल इंडिया की ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिटीजंस के बीच में फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा को प्रमोट करता है। यानी कि इसके जो है सारे ऑप्शन सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन होगा।
चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? तो में बोला हुआ है टोटल पॉपुलेशन ऑफ राज विलेज इज 5000 यानी कि राज का जो गाँव है वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन उसकी कितनी है? 5000 है। ड्यूरिंग 2019 यानी कि 2019-20 में द टोटल लाइव बर्थ इन द विलेज इज 20 यानी कि टोटल लाइव बर्थ कितनी है? 20 है। व्हाट इज द बर्थ रेट? यानी कि बर्थ रेट इसके अंदर पूछा है भाई। बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। बर्थ रेट कैसे निकाला जाता है? बर्थ रेट निकाला जाता है भाई सबसे पहले तो टोटल पॉपुलेशन जो होती है उसको हमें नीचे लिखना होता है। टोटल हम सभी जानते हैं कितनी है इसमें 5000 है। लीव बर्थ कितनी है? 20 है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 1000 से। ठीक है? ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसल 5 के टेबल में 4 बार में। कहाँ है भाई 4? ये रहा। ठीक है? बर्थ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? लीव जो है लीव बर्थ जो है वो ऊपर आ जाएगा, हमारा नीचे क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। ठीक है? ये तुमने कर लिया, तुम्हारा बर्थ रेट निकल चुका है। क्लियर इतना? हू रोट द बुक नेम टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट यानी कि टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट ये बुक किसने लिखी थी भाई? सी वाला ऑप्शन आएगा इसका आंसर जॉन लॉके। दे भाई क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स भाई इनमें से जो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन-सी है वो हमें टिक करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द लोकल टाइम ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। सीधी-सी बात भाई हम लोग सभी जानते हैं कि भाई टाइम गैप 2 घंटे का है यानी फर्स्ट वाला सही है। दूसरा क्या है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ लैटीट्यूड डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट बिल्कुल सही भाई। सी वाला क्या है? 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास थ्रू द गुजरात। भाई ये वाला हमें जो है ये गलत लग रहा है भाई। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि 82 डिग्री 30 ये वाला हमारा क्या है? 82 डिग्री 30 वाला हमारा क्या था भाई? क्या था? जो कि मेरिडियन लाइन जो पास होती है कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? इसका आंसर भाई सी वाला था, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या था? 11th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? जॉन हैज़ डन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जॉन नाम के एक आदमी है उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी कि पढ़ा-लिखा है अच्छा-खासा है। बट ही डज़ नॉट हैव एनी वर्क विथ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ दिस यानी कि वो पढ़ा-लिखा तो है लेकिन उसके पास काम नहीं है। तो सीधी-सी बात है, ऑप्शन क्या है? सीज़नल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है भाई, सीज़नल एम्प्लॉयमेंट होता तो बात अलग होती है। सीज़नल एम्प्लॉयमेंट सभी जानते हैं, यानी कि जिसमें सीज़न वाला काम हो जाता है, जैसे खेती में होता है। तो इसका आंसर ए वाला बिल्कुल भी नहीं है। बी वाला क्या है? एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यानी कि हाँ, पढ़ा-लिखा है और उसके पास काम नहीं है। तो इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द साउथ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेस यानी कि हमें क्या बताना है? साउथर्न पार्ट बताना है वेस्टर्न कोस्टल प्लेट्स का। भाई सीधी बात जानते हैं, मालाबार कोस्ट होगा इसका आंसर। इसका आंसर मालाबार कोस्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप इज़ क्रॉप यानी कि सॉरी व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप इज़ व्हीट यानी कि व्हीट किस तरह का क्रॉप है भाई? सभी जानते हैं रबी क्रॉप्स होती है जो कि सर्दियों में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलो। चूज़ द करेक्ट पेयर हमें भाई करेक्ट पेयर बतानी है इनके। करेक्ट पेयर बनाना है हमें भाई, सीधी-सी बात है। सबसे पहले क्या है? नागा पर्वत। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? चूज़ द करेक्ट पेयर यानी कि हमें इनके करेक्ट पेयर बताने हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है? नागा पर्वत। नागा पर्वत क्या नेपाल में है? बिल्कुल भी नहीं, नेपाल में नहीं है। नागा पर्वत जो है हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान में। दूसरा क्या है? कामेत नेपाल। क्या कामेत पर्वत जो है वो नेपाल में होता है? ये भी नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड, ये हमारे भारत में ही मिलता है। तीसरा क्या है? नमचा बरवा। नमचा बरवा क्या नेपाल में है? तो भाई नपचा बरवा भी नेपाल में नहीं है, ये हमें देखने को मिलेगा चाइना। कहाँ पे होता है ये? चाइना, तिब्बत में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या? माउंट एवरेस्ट नेपाल, यानी क्या माउंट एवरेस्ट नेपाल में है? हाँ भाई, ये तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है? हाईएस्ट यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन-सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पाया जाता है? नेपाल में। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, बच्चे-बच्चों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलो भाई। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी सेक्टर? यानी कि ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, सबसे फर्स्ट वाला रिपीट वाला क्वेश्चन है भाई, प्राइमरी सेक्टर कौन-सा है इसमें से? भाई हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलो, 16 में डैश वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की बात हो गई कि यानी कि इनमें से कौन है जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे थे? सीधी-सी बात है भाई, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन रहे थे? परवेज़ मुशर्रफ रहे थे। ये कब रहे थे? ये देखना भाई 1 से शायद 2008 तक रहे थे, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे मिलिट्री रूल करवाया था कहीं न कहीं जाके। भाई जितने भी कमांड से मिलिट्री रूल्स के पास थी, बाद में फिर ये हट चुके हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ भाई। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप यानी कि अगर एक से ज़्यादा फसल उगाई जाए, एक लैंड पे, एक ज़मीन पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाई इसको सीधी सी बात है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कह रहा है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डेमोक्रेसी के फेवर में है, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है? फर्स्ट वाला क्या है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये बिल्कुल सही है। यानी कि रूल्स क्या है? लॉ के रूल्स भी हैं और राइट्स के भी ये रिस्पेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, सही बात है कि भाई मेन हमने लीडर चुने किस लिए? इसीलिए तो चुने कि जो हमारे जितने भी मेन डिसीजंस होंगे वो किसके द्वारा लिए जाएँगे? लीडर्स के द्वारा लिए जाएँगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी वाला होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? अन्नपूर्णा योजना इज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि अन्नपूर्णा योजना जो है, वो इनमें से किससे रिलेटेड है? इसका तो बहुत अच्छा सा आंसर है भाई, सिंपल सा आंसर है। हाउसिंग, डिजास्टर, फूड या फिर नन ऑफ दीज़? अन्न से ही समझ में आ रहा है कि भाई फूड है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन 20 क्या है? एमिस्ट्री इंटरनेशनल इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन, इनमें से कौन-सा भाई किसके लिए काम करता था वो? ह्यूमन राइट्स के लिए, सेफ्टी के लिए, पीस के लिए या फिर वॉर के लिए? तो इसका आंसर है ए वाला। इसका आंसर है ए वाला, यानी कि ह्यूमन राइट्स के लिए वो काम करता था।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोडक्शन फैक्टर के लिए काम करती थी? यानी कि जो प्रोडक्शन चाहिए भई हमें, सीधी सी बात है, इंडस्ट्री के लिए हमें प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेबर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा बिल्कुल चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश वाज़ द करेंसी ऑफ द फ्रांस इन 1794? फ्रांस की करेंसी क्या थी? डॉलर थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या रुपीस थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या लिवरे थी? यस, लिवरे थी इसकी करेंसी का नाम। फ्रांस की करेंसी उसका नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द ब्लडी संडे इंसिडेंट? यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री जहाँ पे ब्लडी संडे हुआ था? सीधी सी बात है, जानते हैं भाई, रशिया हुआ था। इंडिया में बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ये बिल्कुल भी नहीं, ये भी बिल्कुल भी नहीं। आंसर तो पहले बता दिया मैंने, रशिया। अब इसके बारे में छोटी सी चीज समझ लो। रशिया में क्या हुआ था कि भाई जब सभी लोग, जो रशिया का जो भी था, उसके सामने वो स्ट्राइक करने के लिए गए थे, तो वहाँ के जो जितने भी सेना थे ना, उन्होंने सबके ऊपर एक ही साथ में गोली चलवा दी थी। और वो संडे का दिन था, आई गेस शायद जनवरी का टाइम था, किस टाइम का था एग्ज़ैक्ट नहीं पता, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन वो संडे का दिन था, इसीलिए उस दिन जब बहुत सारे लोग मरे गए थे ना, इसीलिए उसको ब्लडी संडे नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई 24, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट फूड इनसिक्योर? यानी कि इनमें से कौन सा है जिसमें से कि फूड इनसिक्योर ग्रुप? इस वाले क्वेश्चन को पहले भाई ध्यान से पढ़ो, इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है? क्वेश्चन बोला है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट। क्वेश्चन में नॉट पढ़ना लोग हर बार भूल जाते हैं। कोई ना कोई, हर बार बच्चा कोई ना कोई भूल जाएगा और गलत आंसर टिक करके आ जाएगा। इसमें बोला नॉट, कौन-सा है जो इनमें से ग्रुप नहीं है जिसको कि फूड इनसिक्योर है। इनसिक्योर यानी कि जो उसको खाना नहीं मिल पाता है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, फर्स्ट वाला ऑप्शन भाई, हाँ भाई, इनको खाना सही से नहीं मिल पाता, सही है। पुअरेस्ट अमंग पुअर यानी कि गरीबों से भी जो गरीब है, वो भी फूड इनसिक्योर है। इसमें बताना है कौन-सा फूड इनसिक्योर नहीं है। नोमैडिक कम्युनिटीज़, नोमैडिक क्या होते हैं भाई? जो लोग भटक-भटक के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, यानी कि इनका ये बंजारे टाइप होते हैं। अभी यहाँ हैं तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे रुकेंगे, कुछ महीने के लिए, 1-2 महीने, इसके बाद फिर यहाँ से खाने की तलाश में कहीं और, या फिर काम की तलाश में कहीं और चले जाएँगे। ठीक है? डी वाला ऑप्शन क्या है? कि पीपल अबव पॉवर्टी लाइन, भाई जो गरीबी रेखा से ऊपर है, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है? ये फूड, जो डी वाला ऑप्शन है, पीपल अबव पॉवर्टी लाइन, हाँ भाई ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये लोग क्या है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ये गरीबी रेखा में तो आ ही नहीं रहे, यानी कि ये फूड इनसिक्योर नहीं है, ये खाना अरेंज कर सकते हैं अपने लिए। 25 क्या है क्वेश्चन? व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुडिशरी इज इनकरेक्ट? यानी कि जुडिशरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है? चलो भाई सबसे पहले हमारा डी वाला ऑप्शन ही पढ़ लो। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ हिज हर फंडामेंटल, भाई सीधी सी बात है कि कोई भी इंसान जा सकता है कोर्ट में अगर उसका राइट्स वॉलिडेड हो, तो डी वाला सही है। सी वाला क्या है? जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, हाँ भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना इसके ऊपर कोई चीज डिपेंडेंट हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। बी वाला ऑप्शन क्या है? जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन लॉ इफ इट गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई भी कानून या कोई भी लॉ जा रहा है, तो वहाँ पे जुडिशरी इंटरफेयर करेगा, उसको हटा सकता है, तो बिल्कुल हटा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी खिलाफ गया, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। ए वाला ऑप्शन क्या है हमारा? ए वाला ऑप्शन क्या है? ए वाला ऑप्शन क्या है कि एवरी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या जितने भी लॉ पास किए जाएँगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल की ज़रूरत होगी? तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जितने भी लॉ पास किए जाए सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़े, अप्रूवल की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाओ 26, रमेश हैज़ डन ग्रेजुएशन, उसने ग्रेजुएशन करी है, कोई भी काम नहीं इसके पास, सीधी-सी बात है। व्हिच टाइप? अभी हमने पढ़ा था ये वाला, पीछे हमने पढ़ा था भाई, कौन-सा है? एजुकेशनल, एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द राज विलेज, वही वाला क्वेश्चन आ गया भाई, इसका 4 हमने निकाल लिया था। 28, व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज़ इम्पोर्टेंट पार्टी ऑफ रशिया? इम्पोर्टेंट पार्टी कौन-सी है रशिया की भाई? बुल्विश पार्टी थी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे, हू अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर? यानी कि इनमें से कौन है जो काउंसिल मिनिस्टर का मेंबर नहीं था? कैबिनेट में मिनिस्टर, हाँ भाई होता है। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द इंडिपेंडेंट चार्जेस, ये भाई होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। तो हमारा कौन सा है? सी वाला है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 30 वाला है, ह्यूमन बीइंग्स आर कैपिटल बिकॉज़, ह्यूमन बीइंग्स कैपिटल क्यों है? क्योंकि इट इज़ एविडेंटली अवेलेबल इन नंबर्स, क्या ये ज़्यादा नंबर्स में है? हाँ, चलो ये भाई इसका तो कोई मतलब बनता नहीं वैसे, ठीक है ये भी। इट हैज़ नॉलेज एंड स्किल्स, हाँ भाई, कैपिटल वो किस लिए है? क्योंकि ह्यूमन के पास क्या है मेन? नॉलेज और स्किल्स होती है। नॉलेज अगर स्किल्स है, तो वो कोई भी काम कर लेगा भाई। 31 पे आ जाओ, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पांसिबल टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स टू एन एक्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि भाई अगर कोई भी अमेंडमेंट हमें करना हो, तो इसमें से कौन सा रिस्पांसिबल होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, क्योंकि इलेक्शन करवाता है, अमेंडमेंट नहीं करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। नीति आयोग बिल्कुल भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा क्या लास्ट वाला? पार्लियामेंट। यस, पार्लियामेंट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करेगा? लॉ में जो भी चेंजेस वगैरह करवा सकता है, अमेंडमेंट्स करवा सकता है। 32 क्वेश्चन क्या है? व्हिच टाइप क्रॉप इज व्हीट? सो सीधी सी बात है, व्हिच टाइप ऑफ क्रॉप इज व्हीट? यानी व्हीट किस तरह व्हीट किस तरीके का क्रॉप है भाई? हमने पढ़ लिया था रवि। 33 क्या है? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सपोर्टर ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी? यानी कि इनमें से कौन है जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर में नहीं था? इसका आंसर क्या था भाई? कार्ल मार्क्स, हाँ भाई ये सपोर्ट में था। लेनिन ये भी था। सार निकोलस, इसका आंसर है सी वाला भाई, सार निकोलस है, जो कि इनके सपोर्ट में नहीं था, सोशलिस्ट के सपोर्ट में नहीं था। 34 वाला क्वेश्चन क्या है? हु लेड मिलिट्री कू? आ गया भाई, मिलिट्री coup अक्टूबर में किसने लीड किया था भाई? अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन क्या आया था? जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाओ 35 पर, हु सेड डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल? भाई अब्राहम लिंकन का ऑप्शन पहले वाला ही है।
36 वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। इंग्लैंड है, इंडिया है, हाँ भाई चाइना। चाइना जो है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा चाइना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 37 पे। 37 क्वेश्चन क्या है, विच इन विच ऑफ दिस कंट्री ओनली द रूलिंग पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री है जहां पे कि रूलिंग पार्टी जो है उन्होंने अलाउ किया था इलेक्शन के लिए। फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। हाँ भाई इसका ऑप्शन क्या चल रहा है भाई, मैक्सिको, सी वाला ऑप्शन का सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 38 पर, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर्ड देन एनी अदर फॉर्म ऑफ, यानी कि सीधी सी बात है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है? क्या वो सबसे खराब होती है? बिल्कुल भी नहीं भाई, बेटर, नॉर्मल, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर होती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला। 39 क्या है? एन असर्शन, यानी कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया भाई। सबसे पहला असर्शन क्या दे रखा है 39 में कि इट इज़ अनडेमोक्रेटिक फॉर वुमेन नॉट गेट, यानी कि क्या ये अनडेमोक्रेटिक होगा वुमेन्स को राइट टू वोट ना मिलना कंट्री में? हाँ भाई अनडेमोक्रेटिक होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक में क्या होता है, सभी लोग एक समान है, सभी के लिए एक ही वोट होगा, ठीक है, मैन वुमेन दोनों के लिए। रीजन क्या है? डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, ऑप्शन, यानी कि हाँ भाई ये भी सही है। ऑप्शन क्या है इसमें? ओ ऑप्शन इसमें एक ही है। हाँ भाई यही वाला इसका आंसर है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही है, और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका तो इसी में आंसर ही मिल गया भाई, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या आ रहा है, व्हिच ऑफ दिस कंट्री वाज रिलेटेड टू अलाइड पावर, यानी कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि अलाइड पावर में थी? जर्मनी ना, ये तो सेंट्रल में तो ऑस्ट्रिया, ये भी नहीं भाई। सी ऑप्शन इसका ब्रिटेन, यानी कि जो अलाइड पावर में थी वो कौन सी थी? ब्रिटेन थी। जल्दीबाजी में तुम लोग जर्मनी करके मत आ जाना, जर्मनी नहीं है। 41 हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हिच रिपब्लिक बोर्न इन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, सीधी सी बात है भाई, नाज़िम वाला चैप्टर जिसने पढ़ा होगा वो आंसर बहुत आसानी से दे देगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, फर्स्ट वाली वर्ल्ड वॉर है ना, हाँ ये रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। इसमें भाई रिपब्लिक कौन सी कंट्री बनी थी भाई? वीमर, यानी कि जर्मनी का क्या था? वीमर थी जो रिपब्लिक की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट, यानी कि जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी उसका क्या नाम था भाई? रिस्टैग था, एंड ये डी वाला ऑप्शन। 43 क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीक्रेट स्टेट पुलिस ड्यूरिंग द नाजी रिगमिंग, यानी कि नाजी के जो रिजिमेंट था, नाजी के उनके सीक्रेट पुलिस कौन थे भाई? गेस्टापो, सी वाला। 44 हमारा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, डिस्क्राइब द करेक्ट गिवन ब्लो, यानी कि सॉरी कंट्री गिवन ब्लो। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, अ, हमें क्या करना है भाई? करेक्ट ऑप्शन हमें इसमें से हमें छांटना है जो कि इसके बारे में सही बता रहा होगा। चलो ठीक है भाई, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। द कंट्री हैड फाउट द वर्ल्ड वॉर 1940, यानी कि वो कंट्री जिसने कि वर्ल्ड वॉर लड़ा था, ठीक है। अलोंग द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट अलाइज, ओ अलाइज के अगेंस्ट में लड़ा था इन्होंने, चलो ठीक है। द कंट्री हैड वेज अ जीनोसाइडल वॉर, भाई जीनोसाइडल वॉर था ये सिर्फ जर्मनी में ही हुआ था। जीनोसाइडल वॉर मैंने अपनी क्लास में बता रखा है। ये जेनोसाइडल वॉर क्या होते हैं? एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें कि किसी खास स्पेशल कम्युनिटी को ढूँढ-ढूँढ के ही मारा जाता है। जैसे कि जर्मन्स जो थे, जो भी आर्यन्स वगैरह थे, वो लोग ज्यूस को ढूँढ-ढूँढ के मार देते हैं। वो होता है जेनोसाइडल वॉर, यानी कि इसका आंसर क्या है? जर्मनी। आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलो। प्लेस इन जर्मनी हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय द फ्रांस, यानी कि कौन-सी जगह है जो कि फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था भाई 1923। ये क्वेश्चन मेरी क्लास में कई बार रिपीट हो चुका है, सभी लोग जानते हैं भाई। बी वाला ऑप्शन रूर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक डेल्टा, यानी कि इनमें से कौन-सी रिवर है जो कि डेल्टा बनाती है? इसका तो एक ही आंसर है, गंगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो लग रहा है कि क्या है, तापी, नर्मदा। तो इसका आंसर क्या है भाई? गंगा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हिमालय रिवर, हिमालय रिवर्स क्या है? क्या ये शॉर्ट्स होती हैं? भाई हिमालय रिवर्स तो बिल्कुल भी शॉर्ट्स होती है, शॉर्ट्स नहीं होती है। बी वाला क्या है? दे आर पेरिनियल, यस, ये क्या होती है? पेरिनियल्स होती है। पेरिनियल मतलब जिसके अंदर की पूरे साल पानी पाया जाता है, यानी कि हमेशा पानी मिलता है। एग्जांपल के लिए हिमालय रिवर्स क्या हो गया? जैसे कि इंडस हो गई, और गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब होते हैं। 48 क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नर्मदा रिवर, यानी कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि नर्मदा रिवर के लिए करेक्ट है? इट अराइज द हिमालयाज, इट ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लॉन्ग, इट फ्लो उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यानी कि भाई नर्मदा रिवर के बारे में बताना है। तो उत्तर प्रदेश बिहार से कोई मतलब नहीं है, इसकी ट्रिब्यूटरीज से भी कोई मतलब नहीं है, अराइज हिमालय में भी नहीं होता भाई। इट मेक स्टडीज, यानी कि नर्मदा रिवर क्या बनाती है? स्टडीज बनाती है। एक तो नर्मदा है, दूसरा कौन सी होती है? एक आती है तापी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, यानी कि सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर कौन सी? पेनिनसुलर देखो, पेरिनियल क्या होता है? जिसके अंदर पूरे साल पानी होता है। पेनिनसुलर क्या होता है? जिसमें कि सीजनल होता है, यानी कि इसमें पानी नहीं होता। अगर ये मेनली डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? रेन के ऊपर, यानी कि अगर बारिश हुई तो इसके अंदर पानी बढ़ेगा, ज्यादा होगा, वरना इनके अंदर पूरे साल में पानी नहीं होता, सूखा हो जाता है, कभी ना कभी सूखा पड़ जाता है ये। तो इसका आंसर क्या है भाई? गोदावरी, ए वाला ऑप्शन इसका है, यानी कि इसका आंसर गोदावरी हो गया। क्वेश्चन में 50 की तरफ चलते हैं भाई, अभी तक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने वीडियो देख ली है, बहुत सही चल रहा है। 50 क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लेक्स, यानी कि इनमें से कौन सी जो कि लेक्स के बारे में करेक्ट है, सही बात है।
क्वेश्चन में बोला है कि भाई करेक्ट बताना है लेक्स के बारे में कौन सी बात सही है इसमें से। अ लेक हेल्प टू रेगुलेट द वाटर फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि लेक क्या करता है, रिवर्स के अंदर वाटर फ्लो बनाए रखता है। हाँ भाई सही है। इट प्रिवेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग द हेवी रेनफॉल, क्या ये बाढ़ से बचाता है, फ्लड हेवी रेनफॉल जब ज्यादा हो। हाँ भाई बिल्कुल सही है। लेक्स मॉडरेट द क्लाइमेट, यानी कि जहाँ पे लेक्स होती है वो आसपास के उसके जो क्लाइमेट है उसको बनाए रखता है, बैलेंस करके रखता है। तो ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दे रखा है, अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, यानी कि जो इंडियन रिवर्स है वो दो मेजर ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक तो हिमालयन दे ही रखा है, दूसरा क्या है, पेनिनसुलर होता है, यानी कि PENINSULAR, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर। अगले क्वेश्चन पे आओ 52 पे। 52 वाला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज ऑफ अचीविंग फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी के लिए कौन सा भाई मेन चैलेंज क्या होता है। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल भी नहीं। इनएडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यस ये है, यानी कि फूड जो है सही तरीके से बाँटना ज़्यादा ज़रूरी, जो कि बँट नहीं पाता है। फूड सिक्योरिटी के लिए यही एक चैलेंज होती है। 53 हमारा असर्शन और रीज़निंग आ गया भाई। असर्शन पे क्या दे रखा है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर इन अ कंट्री ओनली इफ देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब पहले ध्यान से समझो कि फूड सिक्योरिटी से हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। कि इस क्वेश्चन का मतलब हमारा क्या है, फूड सिक्योरिटी तभी इंश्योर होती है जब लोगों को फूड तक पहुंचने, यानी जो लोगों को फूड तक पहुंचने में कोई रुकावट बैरियर ना हो। फूड सिक्योरिटी भाई तभी इंश्योर होगी, बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा एसर्शन सही चल रहा है। और उसके बाद फिर रीजन में क्या दे रखा है, एसेसिबिलिटी मीन फूड इन विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि एसेसिबिलिटी का मतलब है कि खाना हर व्यक्ति की पहुंच में हो, तो ये भी सही है। असर्शन और रीजनिंग बिल्कुल सही है। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है, बोथ असर्शन रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ भाई सही बात है, क्योंकि असर्शन में हमें क्या बोला हुआ था कि फूड सिक्योरिटी तभी इंश्योर होगी, यानी फूड सिक्योरिटी तभी पूरा होगा जब लोगों तक खाना जो सही तरीके से पहुंच जाए, कोई रुकावट ना आए। और एसेसिबिलिटी का डेफिनेशन भी सही दे रखा था। हाँ भाई इसका आंसर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's dietary need, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैसे ही कि भाई उसके पास इनफ पैसा हो ताकि वो अपना एक खाना न्यूट्रिशन खाना अपने लिए खरीद सके। भाई सीधी सी बात है, अगर उसके पास पैसा था, यानी कि अफोर्ड की बात कर रहे हैं कि वो खाने को अफोर्ड कर पाए। क्वेश्चन में 55 पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मैच द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी विद देयर मीनिंग, यानी कि हमें भाई मैचिंग करनी है, सीधी सी बात है। इनके अंदर ये जो इधर दे रखे हैं, ये टर्म्स दे रखी हैं और ये इनकी डेफिनेशन दे रखी है। अवेलेबिलिटी क्या, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, सीधे से हम जानते हैं कि भाई सबके लिए फूड जो है अवेलेबल हो, यानी कि फूड प्रोडक्शन विद, पहला ऑप्शन क्या है, फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि अगर फूड सभी की रीच में हो तो ये किसका हमें पता चलता है भाई, एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है। अवेलेबिलिटी का मतलब हम समझते हैं भाई, अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, सभी के लिए खाना उपलब्ध होना, यानी कि फर्स्ट का कौन सा होगा इनमें से, फूड इन विच रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि फूड जो क्या सबके पहुंच में होना चाहिए। तो फर्स्ट का जो ये दे रखा है ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेसिबिलिटी क्या है कि फूड प्रोडक्शन विद द कंट्री फूड इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर इन गवर्नमेंट्स ग्रेनरीज, यानी कि भाई खाना जो होता है स्टोर होना चाहिए, स्टोर रहना चाहिए, यानी कि भाई मौजूद रहना चाहिए स्टॉक्स में ताकि लोगों को पहुंचाया जा सके। तो मेरी तो भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट का आंसर हमें कहाँ मिल रहा है, अवेलेबिलिटी हमें इसमें मिल रहा है कि भाई खाना अगर उपलब्ध होगा स्टॉक्स में तभी तो मिल पाएगा। एसेसिबल क्या होता है, यानी कि फूड लोगों की पहुंच में होने वाला, एसेसिबल फर्स्ट का हो गया, सॉरी फर्स्ट वाला है, फर्स्ट का क्या हो गया हमारा बी, यानी कि ये जो नीचे दे रखा ऑप्शन है ये इसमें फर्स्ट में बी है, यानी तीनों में बी भी दे रखा है, सेकंड पे आता है भाई। एक्सेसिबिलिटी का हमने क्या समझा, एक्सेसिबिलिटी का आंसर क्या है, फूड इज विद रीच ऑफ एवरीवन, यानी कि खाना जो होता है सबकी रीच में या सबकी पहुंच में होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा पता चल रहा है भाई, सेकंड का ए है। इसमें से कौन सा सेकंड का ए, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सी ऑप्शन इसका यहाँ है, फर्स्ट का ए, सेकंड फर्स्ट का ए नहीं, भाई ये रहा, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड जो बचा है तीसरे की तो जरूरत नहीं है, तीसरा ये दोनों आपस में अगर सही हो चुके हैं, ये दोनों आपस में सही है, तो सी वाला अपने आप हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 56, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कंट्री व्हिच इज रिलेटेड टू द गिवन कार्टून, यानी कि हमें कंट्री को पहचानना है जो कि इस कार्टून से रिलेटेड है। कार्टून को पहले अच्छे से देख लिया है। हम्म, इस कार्टून में क्या बताया है, एटलीस्ट वन मैन वन वोट, यानी कि भाई जो बाहर के लोग हैं ये हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग बहुत खुश है कि चलो भाई कम से कम अब डेमोक्रेसी आ गई, सबके पास एक मैन यानी कि वन वोट, वन मैन वन वोट, यानी कि सबके पास अपना अपना एक वोट का अधिकार मिल गया है। उसके बाद फिर यही जेल में क्या है, ये क्या कह रहा है, आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट, यानी कि ये डिक्टेटरशिप को दिखा रहा है भाई, एक ही आदमी है, उसी के पास सारी पावर हो, ये डिक्टेटरशिप को दिखा रहा है। ये इसमें से किसका था भाई, सीधी सी बात है हम सभी जानते हैं, ये हमारा था इराक। ऐसा इराक में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन में 57, ये कहाँ की है, आइडेंटिफाई द व्हिच इज रिलेटेड टू द गिवन पिक्चर, भाई इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, मिलिट्री जो है, यानी कि मिलिट्री पावर दिखा रही है और वो क्या करती है अपने अंदर स्केलेटन, यानी कि यहाँ पे लोगों को दबा के रखने का काम हो रहा है। तो ये हुआ था हमारा म्यांमार का है। क्वेश्चन में 58, हम भाई जल्दी बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं।
इस वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, हमें मैचिंग करनी है। रिवर्स दे रखी है, रिवर्स को हमें ओरिजिन के साथ मैच करना है। ओरिजिन या जहाँ से वो निकलती है, उत्तर प्रदेश गंगा, यानी कि देखो ओरिजिन नहीं है ये, उत्तर प्रदेश से ओरिजिन नहीं है, यानी कि वहाँ पे देखने को मिलती है भले। ये गंगा जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिन होती है, यूके यानी कि उत्तराखंड। कहाँ से? गंगोत्री, GANGOTRI, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, ठीक है। इसका बस इसका आंसर क्यों सही होगा, क्योंकि गंगा उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। बाकी ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, रिवर्स को हटाओ क्योंकि हम इसके बिना ही मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन ये बस गलत आ गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सही करेंगे अभी। तिब्बत, इंडस, ठीक है। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, तिब्बत से होती है, मध्य प्रदेश नर्मदा और महाराष्ट्र गोदावरी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का गंगा हो ही गया था, यानी कि जो ए ऑप्शन ने दे रखा है, ए का आंसर क्या था, 2 वाला, ठीक है। और बी का आंसर क्या था, 1 उत्तर प्रदेश, ठीक है। सी का आंसर क्या था, गोदावरी 4th महाराष्ट्र, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पे। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? उसका था वॉक था यार, फ्रीडम वाला, कहाँ गया? ये रहा डी ऑप्शन, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 60 वाला है, विच पार्टी ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में लिबरेशन मूवमेंट में कौन सी पार्टी ने लड़ाई करी थी? ANC थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ 61। मेंशन द नेम ऑफ द मेन लीडर ऑफ द साउथ अफ्रीका हु अपोज अपार्थाइड, यानी कि कौन थे भाई साउथ अफ्रीका में मेन लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। 62 इसमें क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक एस्टरीज, यानी कि इनमें से कौन सी रिवर जो एस्टरीज बनाती है? गंगा है, बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मपुत्र है, बिल्कुल भी नहीं। इंडस है, बिल्कुल भी नहीं। तो इनमें से कौन सा है? जो सी है वो है नर्मदा। गंगा क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। नर्मदा क्या बनाती है? एस्टरीज बनाती है, याद रखना। बस भाई इतना ही था। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। इतने सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए, दिमाग में कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही रहेगा पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।